चैप्टर 156। आभा अभी वेदांत से यॉट चलाने के लिए कहने वाली थी कि उससे पहले ही वेदांत बोल पड़ा, मैं यॉट चला लेता हूँ, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। प्रशांत ने भी कहा, हमारे पास जो लोग हैं वो उन ज़ॉम्बीज को हैंडल करने के लिए काफी हैं। आभा ने सिर हिलाया। वेदांत, प्रशांत और बाकी लोग एक लकड़ी की नाव में सवार होकर उस जगह की ओर बढ़े जहां यॉट्स खड़ी थी। जल्दी ही एक यॉट एक रिहायशी इमारत के पास से निकली और कंपाउंड के गेट की ओर बढ़ी। शुक्र है, कटारा रेजिडेंशियल कंपाउंड की इमारतों के बीच का गैप इतना बड़ा था कि यॉट आसानी से बीच से निकल सकी। ये लो, रख लो, बस सेफ्टी के लिए। नीति ने एक काला बीन्स जैसा कुछ निकालकर आभा को थमाया। आभा ने उसे लेते हुए पूछा, ये क्या है? ये एक चीज है जो तुम्हारी बॉडी की स्मेल को मास्क कर देती है ताकि ज़ॉम्बीज तुम्हें ढूंढ न सकें। मेरे होमटाउन में कई मछुआरे जो समुद्र में जाते हैं इसे साथ रखते हैं। अगर गलती से समुद्र में गिर जाए तो इसे खाने से उनकी स्मेल छिप जाती है और वो शार्क्स और ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। तुम यॉट पर ज़ॉम्बी अटैक से बचने के लिए इसका यूज किया था। नीति ने सिर हिलाया। वरना मैं इतने दिनों तक ज़ॉम्बीज से भरे एरिया में कैसे सरवाइव करती? इसे बना सकती हो? आभा ने पूछा। नीति बोली, हाँ, पर ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। रेगुलर खाओगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। कैसी प्रॉब्लम? इनफर्टिलिटी। आभा ने नीति की ओर देखा। वो इतने दिन यॉट पर छिपी रही थी, जरूर इसने इसका ढेर सारा खाया होगा। तो क्या इसका मतलब? नीति हंसकर बोली, मेरे जैसी सिंगल लड़की को बस सरवाइव करना है। बच्चे पैदा करने की चिंता क्यों करूं? इस दुनिया में औरत का प्रेग्नेंट होना तो बस डेट को इनवाइट करना है। वंदना नीचे उतरी और नीति की बात सुनकर रुक गई। कौन कह सकता था कि ये सच नहीं था? वो अपने मिसकैरेज की वजह से लगभग मर ही गई थी। बाद में उसे अपने उस फैसले पर पछतावा हुआ कि उसने बच्चे को रखने की जिद की थी। उसका बच्चे का ऑब्सेशन अभी भी विपुल की वजह से था। जब उनकी शादी हुई थी, विपुल ने कहा था कि कोई बात नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता और मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि भविष्य में इसका इलाज जरूर होगा। पर बाद में वो अनजाने में जिक्र करता कि फलाने दोस्त को बेटा हुआ, फलाने की बेटी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था। हर बार वंदना को बहुत गिल्ट और दुख होता। वो घटिया विपुल तो अब मर चुका था, पर इस ऑब्सेशन की वजह से वंदना ने अपनी जान गंवा दी थी। आभा, नीति, वंदना ने दोनों को ग्रीट किया। तुम नीचे क्यों आई? वंदना का मिसकैरेज के बाद बहुत खून बह गया था और भले ही उसकी जान बच गई, उसका शरीर कमजोर हो गया था। घर पर बोर हो रही थी तो सोचा नीचे आकर देखूं कि क्या सबकी हेल्प कर सकती हूँ। नीति बोली, तुम्हारे कंपाउंड के लड़के सुपर टैलेंटेड हैं। उन्हें तुम जैसे लड़की की मदद की क्या जरूरत? बस यहाँ खड़े होकर तमाशा देखो। नीति का लहजा मजाकिया था। वंदना हंसकर बोली, हमारे कंपाउंड की लड़कियां भी कमाल की हैं। ये सब आभा की किलर लीडरशिप की वजह से है। नीति ने आभा की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी एक और फैन। लगता है मेरी गैंग बढ़ रही है। नीति और वंदना जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गईं, इधर उधर की बातें करने लगी। तभी अचानक पानी के नीचे से एक ज़ॉम्बी निकला और आभा और बाकियों की ओर झपटा। नीति और वंदना भले ही चिल मोड में बात कर रही थी, पर उनकी सतर्कता बरकरार थी। जैसे ही ज़ॉम्बी झपटा, वंदना ने फटाक से अपनी गन उठाई, पर उसने फायर करने से पहले ही आभा ने गोली चला दी। एक ही बुलेट में ज़ॉम्बी के सिर में छेद और वो धड़ाम से वापस पानी में गिर गया। पानी की सतह पर खून फैल गया। आभा ने अफसोस के साथ सोचा कि इस पानी में पहले ही ढेर सारे वायरस थे और अब ज़ॉम्बी की लाशों की वजह से ये और गंदा हो गया। उसने सोचा, क्या डॉक्टर सुभाष कोई वाटर प्यूरिफिकेशन मेडिसिन बना सकता था? नीति ने चुपके से अपनी कमर के पीछे छिपाई किचन नाइफ वापस रख ली। सब गन यूज कर रहे थे, उसके पास सिर्फ एक किचन नाइफ थी, टोटल बेकार। प्रशांत भले ही ज़ॉम्बीज की लोकेशन सेंस कर सकता था, पर वो अकेला था, एक गन के साथ। बाकी लोगों में उसकी स्पेशल पावर नहीं थी, तो कुछ ज़ॉम्बीज छूट ही जाते थे। कुछ ज़ॉम्बीज चुपके से कंपाउंड के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। आभा और उनकी यूनिट एक पर हुआ अचानक हमला कोई इकलौता केस नहीं था। बाकी कई यूनिट्स पर भी अचानक अटैक हुए। शुक्र था कि हर बिल्डिंग और यूनिट में लोग गार्ड पर थे। ज़ॉम्बीज के हमले के लिए सब तैयार थे। बाकियों में आभा जैसी हेडशॉट की स्किल नहीं थी, पर 3 गोलियां तो एक ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए काफी थी। गोलियों की आवाज एक के बाद एक गूंजती रही। लगभग 1 घंटे बाद गोलियां धीरे धीरे थमी। जल्दी ही वेदांत एक यॉट में यूनिट 1 के एंट्रेंस पर वापस आया। आभा ने लौटने वालों को स्कैन किया। वेदांत और बाकियों के साथ गए सभी लोग वापस आ गए थे। गुड थिंग थी कि प्रशांत भाई ने हमें वार्न किया, वरना आज हमारा भारी लॉस हो जाता। वो ज़ॉम्बीज पानी की मछलियों से भी ज्यादा फुर्तीले थे। अगर हम लकड़ी की नावों में गए होते तो पक्का पलट जाते, किसी ने जीत के जोश में चिल्लाया। बिल्कुल, आभा ने जो यॉट्स लाए वो काम आए। उन ज़ॉम्बीज में इतना दम नहीं था कि इन बड़े जहाजों को पलट सकें। वो बस चढ़ सकते थे और चढ़ते ही बस कटने को तैयार। ये ज़ॉम्बीज बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही हैं।
पहले वाले जो मिले थे उनके लिम्स सुपर स्टिफ थे, पर आज वाले तो मछली जैसे फुर्तीले थे। लोग आपस में ढेर सारी बातें करते रहे, अपनी खुशी छिपा नहीं पाए। आभा ने सबको पेट्रोलिंग और बिल्डिंग सिक्योरिटी टाइट करने का ऑर्डर दिया। एक एक करके बाकी लोग अपने घरों को लौट गए। प्रशांत के मैन यूनिट 2 में वापस चले गए, पर प्रशांत रुका रहा। वंदना और केशव ने देखा कि इनके बीच कुछ डिस्कस करना है, तो वो ऊपर चले गए। नीति और प्रतीक भी एक एक करके पीछे पीछे गए। अब बिल्डिंग के एंट्रेंस पर सिर्फ प्रशांत, आभा और वेदांत बचे थे। ये ज़ॉम्बीज नेचुरली इवॉल्व नहीं हुए, प्रशांत बोला। पहले यॉट पर जो ज़ॉम्बीज मिले थे मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता था, पर इनको नहीं। भले ही सोनाक्षी ने सिटी हॉस्पिटल के ईस्ट एनेक्स का हिस्सा उड़ा दिया था, आभा को लगता था कि 8वीं मंजिल पर उन पर हमला करने वाला शख्स और उसके पीछे के लोग अभी भी जिंदा थे। जब तक वो जिंदा थे, आर्टिफिशियल ज़ॉम्बीज खत्म नहीं होने वाले थे। एक बैच मरेगा, दूसरा आएगा। पवन और प्रशांत को किडनैप करने की उनकी पिछली हरकतों से पता चलता था कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्हें जिंदा इंसानों की जरूरत थी। आभा को नहीं पता था कि मुंबई में कितने जिंदा लोग बचे थे, पर अगर ये सिलसिला चलता रहा तो नंबर और कम हो जाएगा। आभा बोली, ये वही सिटी हॉस्पिटल वाले लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। हमें नहीं पता वो कौन है, कितने हैं, पर उन्हें हमारे बारे में पता है। शायद ये ज़ॉम्बीज भी उन्होंने जानबूझकर हमारा टेस्ट लेने के लिए छोड़े हों। प्रशांत को भी ये बात पॉसिबल लगी, पर फिर भी अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे। ज़ॉम्बीज इंसान नहीं थे, उनसे कोई यूजफुल इन्फो नहीं मिल सकती थी। वेदांत बोला, शायद चीजें उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। चैप्टर 157। आभा और वेदांत ने प्रशांत की तरफ देखा। सिटी हॉस्पिटल उनका एक्सपेरिमेंटल बेस था। सारा एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट, डेटा और ढेर सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स उस बिल्डिंग में थे। अब जब वो बिल्डिंग आधी उड़ चुकी है, उनके नए एक्सपेरिमेंट्स पे तो इफेक्ट पड़ा होगा। पहले सिटी हॉस्पिटल में जो ज़ॉम्बीज मिले थे वो आज वालों से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। अगर दोनों एक ही लैब से बने हैं तो इतना डिफरेंस कैसे? आभा ने पूछा, क्या टाइम कम होने की वजह से? हो सकता है, लेकिन जिन टेस्ट सब्जेक्ट्स को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया उन्हें टाइम से पहले रिलीज करके मारने देना, ये तो टाइम और रिसोर्सेज की बर्बादी है ना। आखिरकार अब जिंदा इंसान मिलना आसान थोड़े है। मुझे लगता है वेदांत सही बोल रहा है, प्रशांत ने कहा। पिछली बार तुमने उनके ढेर सारे ज़ॉम्बीज खत्म किए और वो बिल्डिंग उड़ा दी, जिससे उनका काफी सामान डैमेज हो गया। शायद इसलिए अब के ज़ॉम्बीज बस इतने लेवल तक ही पहुंचे। अगर ऐसा है तो सामने वाले को आभा और वेदांत से जरूर चिढ़ होगी। आभा ने प्रशांत की तरफ देखा। तुम्हारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर सामने वालों को पता चला कि प्रशांत अब आधा इंसान आधा ज़ॉम्बी है, वो उसे रिसर्च के लिए जरूर वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जानता हूँ। प्रशांत के जाने के बाद आभा और वेदांत 20वीं मंजिल पर लौटे। कॉरिडोर में उन्हें तरुण मिला। वो खास तौर पर आभा और वेदांत का इंतजार कर रही थी। आभा, आज उन ज़ॉम्बीज में मैंने किसी को पहचान लिया। आभा ने तरुण की तरफ देखा। कौन? हमारे पुरानी कॉलोनी का एक बंदा था, मेरे यूनिट के बगल में रहता था। याद है, पहली बार जब मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करने आया था, सब्जियां और मीट लाया था, तब रास्ते में लूट हुई थी। वो उन लुटेरों में से एक था। आभा का माथा सिकुड़ा। तरुण ने आभा की टेंशन भांप ली और फौरन अपनी आवाज धीमी की। चिल, किसी को नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ स्पेशल मेडिसिन का ट्रेड किया था। उन्हें बस इतना पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ सप्लाईज ट्रेड की थी, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता। तरुण का पुराना पड़ोसी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वो भी ऐसा ज़ॉम्बी जो ड्रग्स से आर्टिफिशियली बनाया गया था। ऐसे में लगता है कि कॉलोनी के कुछ लोग बैकअप टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर कहीं ले जाए गए होंगे। जब आभा तरुण के साथ ये बात कर रही थी, उसी वक्त प्रशांत की कॉरिडोर में सोनाक्षी से मुलाकात हुई। प्रशांत के चेहरे पर नीली बैंगनी नसें देखकर सोनाक्षी बोली, तुम्हारे शरीर में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है ना? प्रशांत ने सोनाक्षी को घूरा और कहा, तुम ही तो मेरी देखभाल कर रही थी, तुम्हें नहीं पता कि मैं अब किस कंडीशन में हूँ? सोनाक्षी किसी उलझन में फंसी लग रही थी। वो बोली, स्पेशल मेडिसिन का ज़ॉम्बी वायरस पर कमाल का असर होता है। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मेडिसिन बेकार थी तो फिर चेहरे और शरीर पर इन डरावनी नीली बैंगनी नसों को छोड़कर प्रशांत बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा था। प्रशांत ने वंदना और बाकियों से सोनाक्षी के बारे में सुना था, इसलिए उसे सोनाक्षी से कोई खास लगाव नहीं था, भले ही उसने उसकी जान बचाने में मदद की थी। प्रशांत उससे सावधान रहता था। और आभा ने भी तो उन्हें सोनाक्षी पर नजर रखने को कहा था। तुम बार बार कहती हो कि तुम अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हो, लेकिन फिर भी उन क्रूर एक्सपेरिमेंट्स के पीछे पड़ी हो। यही है तुम्हारा प्रायश्चित? प्रशांत ने ठंडे लहजे में कहा। अगर तुमने फिर से पुरानी चाल चलने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले तुम्हें यमराज से मिलवाऊंगा। इतना कहकर प्रशांत चला गया। सोनाक्षी वही खड़ी रह गई, अपने ख्यालों में खोई हुई। वापस लौटते ही प्रशांत ने वॉकी टॉकी से आभा को बताया कि सोनाक्षी ने क्या कहा।
आभा का माथा फिर सिकुड़ा। क्या ये दूसरी दिशा है? क्या उसने फिर से कोई छुपे इरादों वाली औरत को अपने साथ रख लिया? वो दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देगी। आभा फौरन निकली और पड़ोस की यूनिट 2 की तरफ बढ़ी। प्रशांत के लोगों को सोनाक्षी पर नजर रखने में आसानी हो, इसलिए आभा ने सोनाक्षी को 1401 में रखा था, जो प्रशांत के अपार्टमेंट के ठीक ऊपर था। प्रशांत और उसके लोग 3 अपार्टमेंट्स में रहते थे, 1301, 1302 और 1402। तो जब आभा वहां पहुंची, प्रशांत को फौरन खबर हो गई। राकेश को नहीं पता था कि सोनाक्षी ने प्रशांत से क्या कहा, लेकिन जब प्रशांत वापस आया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया था। उसे अंदाजा हो गया कि सोनाक्षी ने जरूर कुछ ऐसा बोला होगा जिससे उनके लीडर भड़क गया। बॉस, उस औरत से दूर रहो, वो कोई अच्छी नियत नहीं रखती। प्रशांत ने हल्का सा हामी भरी। राकेश ने आवाज धीमी की और होंठ हिलाकर कहा, मैं आपके सीक्रेट को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। प्रशांत ने उसे देखा और कंधे पर थपथपाया। उसे अपने इन लोगों पर, खासकर राकेश पर, पूरा भरोसा था। पहली बात कहने के बाद राकेश ने अपनी नॉर्मल आवाज में कहा, आभा ऊपर गई है, पता नहीं सोनाक्षी से क्या बात करने। मेरे ख्याल से उस औरत को रखना बस मुसीबत मोल लेना है। समझ नहीं आता आभा क्या सोच रही है, उसे अभी भी क्यों रखा है। प्रशांत बोला, आभा जो करती है उसके पीछे वजह होती है। तुम बस भाइयों से कहो कि उस पर कड़ी नजर रखें। राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, हम शिफ्ट्स में 24/7 उसकी निगरानी कर रहे हैं। ऊपर आभा ने सोनाक्षी के यहाँ ढेर सारा हैंडरिटन एक्सपेरिमेंटल डेटा और कुछ फार्मास्यूटिकल केमिकल फॉर्मूले देखे। उसे समझ नहीं आया कि ये किस काम के हैं, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि ये जरूर सोनाक्षी के पुराने एक्सपेरिमेंट्स से जुड़े होंगे। तुम अब भी अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहती हो? बोलते हुए आभा ने सोनाक्षी को देखा। उसकी नजर शांत थी, लेकिन उसमें एक अनदेखा प्रेशर था। सोनाक्षी ने सिर हिलाकर ना कहा, ये पुराना एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैंने पिछले 2 दिन में अपनी याददाश्त से इसे लिखा है। अगर तुम ये डॉक्टर सुभाष को दे दो, शायद उनके लिए काम का हो। डॉक्टर सुभाष ने मुझे बताया था कि तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्यों निकाला गया। जिसका दिल गंदा हो उसे ना तो डॉक्टर सुभाष बर्दाश्त करेंगे, ना ही मैं। सोनाक्षी ने आभा की तरफ देखा और कड़वी हंसी के साथ बोली, मुझे पता है। मैं उस वक्त जुनून में अंधी हो गई थी, एक जर्क की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया और अपने टीचर को निराश किया। अगर वो मुझे एक्सेप्ट ना करें तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मेरी कोई गलत नियत नहीं है। मुझे भी उस एक्सपेरिमेंट से सख्त नफरत है। मुझे तुम पर भरोसा करने के लिए सबूत चाहिए। तुम बार बार कहती हो कि तुम्हें जबरदस्ती उस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में शामिल किया गया था और तुम अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुमने ना सिर्फ सिटी हॉस्पिटल के मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किए, बल्कि पड़ोस की कॉलोनी के कुछ लोगों को भी टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया। सोनाक्षी की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें कैसे पता? आभा की नजरों का ठंडापन कम हुआ। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे पता। तुम उस कॉलोनी में रहती थी और वहां के कई लोग ज़ॉम्बी वायरस के टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाए गए। तुम सिटी हॉस्पिटल में काम करती थी और संयोग से वही एक्सपेरिमेंटल असिस्टेंट थी, और संयोग से तुम अकेली बची। तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें बेगुनाह मानेगा? और प्रशांत के लिए तुम्हारी फिक्र भी कुछ ज्यादा ही है। आभा ने सोनाक्षी को गौर से देखा। उसे अब शक होने लगा था कि कहीं सोनाक्षी ही इस एक्सपेरिमेंट की मास्टरमाइंड तो नहीं। उसने बिल्डिंग उड़ाई थी ताकि कोई उसके सीक्रेट्स ना खोज सके। सारी बातें जोड़ने पर यह सब सही लग रहा था। आभा ने सोनाक्षी के बारे में मन बना लिया था। वो सोनाक्षी को खत्म करने की तैयारी कर चुकी थी। चैप्टर 158। सोनाक्षी ने अपनी नजरें झुका ली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी मौत के इतने करीब है। हाँ, मुझे पता है, उन्होंने कॉलोनी के लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर फंसा लिया। जब लोग बेसहारा होते हैं तो जरा सी हमदर्दी भी उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। मैंने रोका था, समझाया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा मुझे ही पागल कहकर भगा दिया। फिर सोनाक्षी ने अचानक आभा की तरफ देखा और बोली, आभा, तुम जानती हो ना, जब तुम्हारी अच्छाई के बदले लोग तुम्हें ही नीचा दिखाएं तो कैसा लगता है। मैं सिर्फ उन्हें आगाह कर रही थी कि हर किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन बदले में क्या मिला? गालियां, धक्के, मारपीट। अब मैं कोई देवी नहीं हूँ। अगर उन्होंने अपनी मौत को खुद चुना तो उसमें मेरा क्या कसूर? इंसाफ और एहसान फरामोशी का स्वाद। आभा बहुत अच्छे से जानती थी ये कैसा लगता है, लेकिन फिर भी वो सोनाक्षी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाई। उसने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में ठंडापन और अथॉरिटी दोनों थे। सिर्फ कुछ लोगों के तानों से परेशान होकर तुमने पूरे मोहल्ले को दुश्मन समझ लिया। उन टेस्ट सब्जेक्ट्स में से आधे से ज्यादा को तुमने ही तो भेजा था, है ना? तुम वहां रहती थी, सबको अच्छे से जानती थी। आभा का ये सिर्फ अंदाजा था। वो देखना चाहती थी कि सोनाक्षी की रिएक्शन क्या होगी। और जैसे ही सोनाक्षी का चेहरा बदला, आभा के दिल में एक डर बैठ गया। वो सही थी। ये औरत सच में पागल थी।
उसके शब्दों में खुद पर तरस, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश और साथ ही एक ऐसा रवैया जैसे वो जो कर रही थी बस अपनी रक्षा थी। लेकिन उसने जो किया था वो ऐसे लोगों से भी ज्यादा भयानक था जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आभा ने गन की नली सीधी सोनाक्षी के सिर पर रख दी। बोलो, तुम्हें हमें अप्रोच करने को किसने भेजा था? अब तक आभा को यकीन हो चुका था कि सोनाक्षी का उस दिन साथ चलने की जिद कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसे टीम बढ़ाने की जल्दी थी और उसी जल्दबाजी का किसी ने फायदा उठा लिया। सोनाक्षी के सिर पर बंदूक थी लेकिन वो बिल्कुल शांत रही, जैसे डर नाम की कोई चीज उसके अंदर बची ही नहीं थी। किसी ने नहीं भेजा, तुमसे मिलना इत्तेफाक था और किस्मत भी। 3 लोगों का कोटा पूरा था, अगर मैं 3 और भेज दूं तो शायद मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। और तुम लोग फिट थे, जवान, हेल्दी, उनके क्राइटेरिया में परफेक्ट। इसलिए मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, डर भी था कि तुम्हें सिटी हॉस्पिटल तक कैसे ले जाऊंगी, पर तुम तो वैसे भी वहीं जा रही थी। वो लोग कौन है? आभा ने गन और जोर से ठेली। सोनाक्षी का सिर थोड़ा पीछे झुक गया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद से बड़बड़ाई, मैंने तुम्हें ईस्ट एनेक्स तक ले तो गई लेकिन मेरा बेटा नहीं लौटा। शायद उसे भी बना दिया गया होगा सब्जेक्ट, एक ज़ॉम्बी। मुझे एहसास हो गया है वो जा चुका है। उन्होंने मेरी आखिरी उम्मीद को मार दिया तो अब मैं उनके बनाए प्लान को तबाह कर दूंगी। सोनाक्षी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, कड़वी लेकिन बदले की तृप्ति से भरी। उसकी बेजान आंखें फिर से आभा की तरफ घूमी। तुम टफ हो आभा, लेकिन तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे साथ डॉक्टर सुभाष भी हो तो भी नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मैंने टीचर की रिसर्च चुरा ली, वरना आज मैं एक सम्मानित साइंटिस्ट होती। लेकिन अब अगर उनकी मदद करके अपनी गलती का प्रायश्चित करना है तो मैं तैयार हूँ। उसने पास रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा, ध्यान से उन्हें एक बैग में रखा और खुद से दूर सरका दिया। फिर आंखें बंद कर ली। गो अहेड, गोली मारो। आभा ने आखिरी सवाल पूछा, सिटी हॉस्पिटल की 8वीं मंजिल पर जो हम पर हमला हुआ वो कौन लोग थे? सोनाक्षी ने आंखें नहीं खोली, अब चुप रही जैसे मरने के लिए तैयार हो। पर अब तक आभा सब समझ चुकी थी। सोनाक्षी की मासूमियत, वो बेजान सी आवाज किसी को भी इमोशनल कर सकती थी, लेकिन आभा वो कोई नहीं थी। उसने गन नीचे की और सीधा गोली सोनाक्षी की टांग में मार दी। आहा, सोनाक्षी की चीख गूंज गई, वो जमीन पर लौट गई। शायद वो बहुत ज्यादा टाइम से मासूम बनती रही थी। अब जब सच में दर्द मिला तो उसकी आंखों में मासूमियत की जगह नफरत थी। इतने दिन मेरा खाना खाया है, अब जो जानना है साफ साफ बता दो, वरना मरो तो भी चैन से नहीं मरने दूंगी। मैंने सब बता दिया, अब और क्या चाहिए? आभा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। तुम अब तक मुझे समझ ही नहीं पाई। उसने अपनी जैकेट से छोटा चाकू निकाला और जहां गोली लगी थी वहीं घुसेड़ दिया। सोनाक्षी ने कितनों को हॉस्पिटल में दर्द में तड़पते देखा था, एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स, कैंसर के मरीज जो बस मर जाना चाहते थे। कई बार तो वो उन्हें और तड़पाने में मजा लेती थी। क्यों, उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अब जब ये सब खुद पर बीत रहा था, वो सब देखे दर्द अब खुद झेलने थे। घाव की जगह एक और चाकू, दर्द की लहरें, और फिर चाकू घुमाया गया। सोनाक्षी तड़पती रही, चीखती रही, आभा मार दो, बस खत्म कर दो, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आभा ने चाकू अंदर ही अंदर घुमाया, जिससे गोली हड्डी में घूमती रही। खून बह रहा था, जमीन पर लाल पानी फैलता जा रहा था। सोनाक्षी कांप रही थी, उसके माथे पर पसीने की धार थी। उसके दिल में अब बस एक ख्वाहिश थी, काश मैं आभा को मार पाती। लेकिन वो जानती थी ये नामुमकिन था। उसकी सारी चालें फेल हो गई थी। अब तो वो बस एक मरे हुए मछली जैसी जमीन पर पड़ी थी। उसने सोचा, अब और बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बता देती हूँ, सब बता दूंगी, बस मुझे मारो मत। चैप्टर 159। कटारा कम्युनिटी की बिल्डिंग्स में साउंड प्रूफिंग जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी सोनाक्षी की दर्दभरी चीखें ऊपर से नीचे तक गूंज रही थी। प्रशांत और बाकियों को पता था कि आभा ऊपर सोनाक्षी के फ्लैट में गई है। थोड़ी देर बाद ही सोनाक्षी की सुअर जैसी चीखें सुनाई दी। राकेश ने कहा, आभा ने सोनाक्षी को तो नहीं मार डाला ना? डॉक्टर सुभाष ने उसकी तरफ देखा और मजाक में बोला, क्या तरस आ रहा है तुझे? राकेश ने सुभाष को मारने का इशारा किया और सुभाष ने फुर्ती से खुद को बचाया। इस बूढ़े को किसी पर तरस नहीं आता भाई। वो लोग प्राइवेट में तो गालियों की बौछार कर देते थे, लेकिन आभा के सामने सब सुपर सभ्य बन जाते थे। प्रशांत के सामने भी इतने सलीके से नहीं रहते थे जितने आभा के सामने। अगर उसने सचमुच हमारा नुकसान करने की सोची थी तो भले ही आभा ने उसे नहीं मारा, मैं खुद जाकर उसकी खोपड़ी में गोली ठोक दूंगा। तो फिर चलें, देखें कि आभा को कोई हेल्प चाहिए क्या? डॉक्टर सुभाष ने सजेस्ट किया और बाकी सब तुरंत राजी हो गए। सब ऊपर जाने को बेताब थे। प्रशांत ने उन्हें नहीं रोका।
जब राकेश और बाकी लोग 1301 से ऊपर गए तो 15वीं मंजिल पर रहने वाली एक औरत से टकरा गए। वही औरत जो पहले आभा से अपने रिश्तेदार के लिए रिश्ता जोड़ने की बात करने आई थी। उसने भी 1401 से शोर सुना था। उसे पता था कि वहां रहने वाली औरत प्रशांत और उसके गैंग के साथ आई थी और डॉक्टर थी। वो पहले सोनाक्षी से दोस्ती करने की कोशिश कर चुकी थी। डॉक्टर, चाहे एपोकैलिप्स से पहले हो या बाद में, हमेशा रिस्पेक्टेड और डिमांडिंग प्रोफेशन रहा है। लेकिन प्रशांत के आदमियों ने उसे 2 बार नरमी से टरका दिया था। अचानक नीचे से चीखें सुनकर उसे थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, थोड़ा डर भी। बिल्डिंग के ज्यादातर लोग जानते थे कि प्रशांत को वायरस इन्फेक्शन हुआ है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। वो नीचे देखने आई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। कहीं प्रशांत सचमुच ज़ॉम्बी बन गया हो और लोगों को काट रहा हो। तभी उसका सामना राकेश और बाकियों से हो गया। 1401 में क्या हुआ? औरत ने पूछा। सब सुन तो लिया ना तुमने? राकेश और बाकी लोग कम्युनिटी के बाकी रेजिडेंट्स के साथ बहुत फ्रेंडली थे। सब एक ही कम्युनिटी में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, पेट्रोलिंग के दौरान गप्पे मारते और धीरे धीरे सब एक दूसरे से फ्रेंडली हो गए थे। लेकिन ये फ्रेंडशिप सिर्फ मर्दों तक थी। कम्युनिटी की औरतों से वो ज्यादा बात नहीं करते थे। बाकी औरतों का तो पता नहीं, लेकिन 15वीं मंजिल वाली ये औरत थोड़ी इरिटेटिंग थी। वो बार बार बहाने बनाकर उनके करीब आने की कोशिश करती, उनकी सिचुएशन के बारे में पूछती। ये खबर कि लीडर को ज़ॉम्बी वायरस का इंजेक्शन लगा है और वो ज़ॉम्बी बन सकता है, सबसे पहले 15वीं मंजिल से ही फैली थी। एक बार जब वो पेट्रोलिंग से लौटे तो उन्होंने 15वीं मंजिल वाली औरत को किसी और से बात करते सुना। उसके लफ्जों में चिंता थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी घृणा भी। थोड़े दिन बाद उसने फिर बहाना बनाकर उनके करीब आने की कोशिश की। लीडर की हालत पूछने लगी। जब उन्हें पता चला कि वो दोमुही है तो अगली बार जब वो आई उसे साफ मना कर दिया। 15वीं मंजिल वाली औरत को भी अंदाजा हो गया था कि राकेश और बाकी लोग उससे बात नहीं करना चाहते। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से गई भी नहीं। राकेश ने 1401 का दरवाजा खटखटाया और पुकारा, आभा। वो औरत एक पल के लिए सन्न रह गई। आभा 1401 में थी, तो फिर 1401 वाली औरत। भले ही आभा ने कटारा कम्युनिटी के रेजिडेंट्स को खाना पानी देकर नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दिया था, लेकिन सब जानते थे कि आभा की मेथड्स कितने खतरनाक हैं। इस कम्युनिटी में जितने लोग मरे उनमें से आधे तो आभा के हाथों ही गए। भले ही उसने आभा को किसी को मारते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसकी बदनाम रेप्यूटेशन के बारे में सब जानते थे। जो भी उसकी बॉटम लाइन क्रॉस करता उसे आभा की बेरहमी का सामना करना पड़ता। वो औरत अभी अपने ख्यालों से उबर भी नहीं पाई थी कि 1401 का दरवाजा खुल गया। आभा अपने हाथ में छोटा सा चाकू पोंछ रही थी। उसके हाथ में पकड़ा हल्का नीला कपड़ा खून से लथपथ था। राकेश का दिल बैठ गया। आभा के लुक की वजह से नहीं। आभा ने अगर एक्शन लिया था तो इसका मतलब था कि सोनाक्षी में सचमुच कोई गड़बड़ थी। इसे नीचे ले जाओ और नजर रखो। देखो इसके मुंह से और कुछ उगलवाया जा सकता है कि नहीं, लेकिन इसे मरने मत देना। आभा ये कहकर बाहर निकली। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर खड़े लोगों को कमरे का हाल दिखा। सोनाक्षी खून के गड्ढे में पड़ी थी, उसकी सांसें बस नाममात्र को चल रही थी। राकेश के पीछे के 2 आदमियों ने अंदर जाकर सोनाक्षी को उठाया और नीचे ले गए। तभी 15वीं मंजिल वाली औरत ने सोनाक्षी की टांग में कई खूनी छेद देखे, जहां से अभी भी खून रिस रहा था। ये पहला मौका था जब उसने आभा को किसी को इस तरह हैंडल करते देखा था। भले ही वो इंसान मरा नहीं था, लेकिन उसकी खौफनाक हालत ने उसे बुरी तरह डरा दिया। आभा सीढ़ियों की तरफ 2 कदम बढ़ी और अचानक ऊपर 15वीं मंजिल वाली औरत की तरफ देखा। वो औरत इतना डर गई कि 1 कदम पीछे हटी और लगभग गिरते गिरते बची। तुम सोनाक्षी के साथ क्लोज थी? वो औरत झट से हाथ हिलाने लगी। नहीं नहीं, मैं तो इसे मिली भी नहीं। हम बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। पहले यूनिट 1 की दिशा कम्युनिटी से भाग गई थी। कहा जाता है कि उसकी क्लोज फ्रेंड जिया को आभा ने लगभग मार ही डाला था। जिया की माँ और भाई ने गिड़गिड़ाकर उसे बचाया और उसकी माँ ने उसकी सजा अपने ऊपर ले ली, तब जाकर बात सेटल हुई। अब जब आभा ने सोनाक्षी को इस तरह हैंडल किया था तो वो औरत जो सोनाक्षी के करीब जाने की कोशिश कर चुकी थी, भला कैसे कह सकती थी कि वो उसे जानती थी। आभा ने और कुछ नहीं कहा और नीचे चली गई। राकेश भी उसके पीछे पीछे गया। कॉरिडोर में बस 15वीं मंजिल वाली औरत रह गई। जैसे ही सब गए वो जमीन पर ढेर हो गई। वो तो बस ये देखने आई थी कि प्रशांत की हालत और खराब हुई या नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो वो यूनिट 2 के बाकी रेजिडेंट्स को इकट्ठा करके आभा पर प्रेशर डालती कि प्रशांत और उसके लोगों को यूनिट 2 से बाहर निकाला जाए। पिछली बार जब 15वीं मंजिल वाली औरत आभा के पास आई थी कहकर कि अपने रिश्तेदार के लिए रिश्ता जोड़ना चाहती है, तो वो बस एक बहाना था। वो तो बस आभा का मूड टेस्ट करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि उसका प्रशांत और बाकी लोगों के साथ क्या रिश्ता है। उस वक्त उसे कुछ पता नहीं चला था, लेकिन इस बार ये एक चेतावनी की तरह था।
आभा की वो नजर और लहजा अभी भी उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। भले ही उसे नहीं पता था कि सोनाक्षी ने आभा को क्या गुस्सा दिलाया कि उसका ऐसा हाल हुआ, लेकिन इतना समझ आ गया था कि अगर उसने प्रशांत के मसले पर यूनिट 2 के लोगों को इकट्ठा करके आभा पर प्रेशर डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। माथे का ठंडा पसीना पोंछते हुए वो लड़खड़ाती हुई अपने घर लौटी। उसने कसम खाई कि अब कभी नीचे की बातों में टांग नहीं अड़ाएगी, ना ही दूसरों के झमेले में पड़ेगी। आभा को नहीं पता था कि सोनाक्षी को हैंडल करने से उसने 15वीं मंजिल वाली औरत को अनजाने में डरा दिया था। साथ ही पहले वाला पब्लिक ओपिनियन का झमेला भी अपने आप सुलझ गया था। जब लोग पेट भर खाना खा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, तो दिमाग में और बातें सूझने लगती हैं। आभा को नहीं पता था कि कम्युनिटी के लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं या नहीं, लेकिन जब लोग ज्यादा आराम से रहने लगते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि उनकी एकजुट ताकत से आभा को कुछ करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। चैप्टर 160। आभा 20वीं मंजिल पर लौटी, लेकिन 2001 में नहीं गई। उसने वेदांत के दरवाजे पर दस्तक दी। वेदांत ने उसे अपने दरवाजे का पासवर्ड बताया था, लेकिन आभा हर बार आतन दस्तक देती थी। क्या पता अगर वेदांत घर पर बिना कपड़ों के हो और वो अचानक दरवाजा खोलकर अंदर चली जाए, वो तो अजीब सीन होगा ना। तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले जैसा ठंडा नहीं था, अब घर पर शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनने में भी ठंड नहीं लगती थी। वेदांत ने दरवाजा खोला और आभा से आती खून की गंध सूंघकर घबरा गया। उसे लगा आभा को कुछ हो गया है। उसने टेंशन में पूछा, क्या हुआ? तुम पर खून की गंध क्यों है? मैं सोनाक्षी से मिलने गई थी। उसके मुंह से कुछ बातें उगलवाईं। खून की गंध उसी की है। आभा ने कभी वेदांत से अपनी बेरहम साइड नहीं छुपाई। वेदांत ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि आभा को चोट नहीं आई। एपोकैलिप्स शुरू होने के बाद से उनकी 20वीं मंजिल के फ्लैट पर अनगिनत हमले हो चुके थे। उनमें से 90% का टारगेट आभा थी। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक औरत है और सोचते थे कि उस पर हमला करके लूट लिया जा सकता है। अगर आभा इतनी काबिल ना होती तो अब तक उसकी लाश भी ना बची होती। इस कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया में अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो या तो अपमानित होकर मरोगे या बस मर जाओगे। आभा ने जिन लोगों को मारा वो वही थे जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बेरहम होना कोई खामी नहीं थी, उल्टा बिना सिद्धांत की अंधी दयालुता बस मूर्खता और कमजोरी थी। वेदांत को आभा की तारीफ करनी पड़ती थी। उसे तो अफसोस भी था कि जब आभा सोनाक्षी से निपटने गई तो वो उसके साथ नहीं था। अगर होता तो आभा को अपने हाथ गंदे ना करने पड़ते। सोनाक्षी ने क्या कहा? उसने पूछा। आभा ने अपनी जैकेट उतारी और दरवाजे के पास कोट रैक पर टांग दी। काली जैकेट पर खून के दाग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सोनाक्षी के इतने करीब होने की वजह से उस पर खून लगना तो बनता था। इसलिए उसने कमरे में घुसते ही जैकेट उतार दी। सोच लिया कि बाद में घर जाकर इसे धो लेगी। अब मौसम इतना गर्म हो गया था कि घर पर शॉर्ट स्लीव्स में रहा जा सकता था। आभा ने जैकेट के नीचे काली शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनी थी। काला रंग हमेशा फिगर को हाईलाइट करता है और आभा की फिगर तो वैसे भी कमाल की थी। जहाँ कर्व्स चाहिए वहाँ कर्व्स, फिर भी स्लिम और टोन्ड। ठंड में सब मोटे मोटे कपड़े पहनते थे तो मर्द औरत का फिगर समझना मुश्किल था। ज्यादातर लोगों ने आभा की असली फिगर नहीं देखी थी, लेकिन वेदांत ने देखी थी। उनके स्पारिंग सेशंस में दोनों हल्के कपड़े पहनते थे। फिर भी वेदांत वो टाइप नहीं था जो गलत ख्याल पाले। ट्रेनिंग के वक्त वो फोकस्ड रहता था, लेकिन अब यूं कैजुअली गप्पे मारते वक्त बात अलग थी। फिर भी उसे अपनी प्रायोरिटीज पता थी। उसने जल्दी से नजरें आभा के चेहरे पर शिफ्ट की और सोनाक्षी के बारे में सुनने का इंतजार किया। आभा को अब वेदांत का घर अपना सा लगता था। वो सोफे पर आराम से लेट गई और बोली, जो स्पेशल मेडिसिन तरुण ने आखिरी बार ट्रेड की थी उसका बायर वही शख्स था जो सोनाक्षी की रिसर्च ग्रुप को फंड कर रहा था। सोनाक्षी ने बताया कि उसने उस शख्स को कभी देखा नहीं। बस इतना पता था कि उसके आसपास कुछ हाईली स्किल्ड लोग थे, एडवांस्ड हथियार, जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स। इंपीरियल कम्युनिटी में जिन लोगों को ले जाया गया उन्हें जल्दी समझ आ गया कि उन्हें कोई सेफ हेवन नहीं भेजा जा रहा। वहाँ खाना नहीं था और उन्हें वायरस इंजेक्ट किया गया जो उन्हें जॉम्बी बना देता था। कुछ लोग भागने की कोशिश करते, लेकिन वो लोग उन्हें वापस खींच लाते और जॉम्बीज वाले कमरों में फेंक देते जहाँ वो टुकड़े टुकड़े हो जाते। तरुण को इन लोगों के बारे में कितना पता है? वेदांत ने पूछा। अगर सोनाक्षी, जो रिसर्च ग्रुप की मेंबर थी, को बिग बॉस का चेहरा नहीं पता था तो वेदांत को तो और भी कम पता होगा। फिर भी वेदांत तेज था, शायद उसने कुछ नोटिस किया हो। आभा ने जवाब दिया, जब तुमने मुझे वार्न किया था कि स्पेशल मेडिसिन के बारे में किसी को नहीं बताओ, मुझे भी उस ट्रेड में कुछ गड़बड़ लगा था। मैंने वो ट्रेड रोक दी और तरुण से ट्रेड रोक दिया। बाद में तरुण ने बताया कि वो बाल बाल बचा था और अब गांव की तरफ निकल रहा है, लो प्रोफाइल रहने के लिए। उसने डिटेल्स तो नहीं दी, लेकिन बायर के बारे में जिक्र किया। बोला, उस शख्स में एक किलर जैसी ऑरा थी, जैसे अंडरवर्ल्ड का हो या शायद मिलिट्री का। आभा ने पहले सुझाव दिया था कि सिटी हॉस्पिटल की घटना में मिलिट्री का हाथ हो सकता है, लेकिन वेदांत ने साफ मना कर दिया था।
उसने कहा था कि अगर ऐसा है तो ये किसी एक शख्स की करतूत होगी, पूरी मिलिट्री की नहीं। आभा समझ गई थी कि वेदांत, जो मिलिट्री में रह चुका था, उससे बहुत वफादार है। लेकिन कई सारी चीजें मिलिट्री की तरफ इशारा कर रही थी। और फिर प्रशांत और उसका ग्रुप। अगर मिलिट्री अभी भी वही पुरानी इंस्टीट्यूशन होती तो वो अपने लोगों को कैसे मोहरों की तरह छोड़ देती। आभा सीधी बैठ गई और वेदांत को देखने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम मिलिट्री से बहुत वफादार हो, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तुम इसका क्या जवाब दोगे? थोड़ा रुककर उसने कहा, जो शख्स सिटी हॉस्पिटल की 8वीं मंजिल पर मुझ पर हमला करने आया था, उसका मिलिट्री से कुछ कनेक्शन था ना? जिस स्टिक से उसने हमला किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मिलिट्री बैटन था, है ना? आभा इन चीजों की एक्सपर्ट नहीं थी। उसे बैटन सिर्फ इसलिए याद था क्योंकि वेदांत ने उसे एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाया था जिसमें मिलिट्री बैटन टेक्निक्स की एक सेगमेंट थी। उसने वो वीडियो कई बार देखा था मूव सीखने के लिए, और बाद में उसे एहसास हुआ कि हॉस्पिटल में हमलावर ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो वैसा ही था। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि वो कभी मिलिट्री में नहीं रही और ऐसे इक्विपमेंट से अनजान थी। लेकिन वेदांत तो तुरंत पहचान गया होगा। फिर भी उसने बाद में इसका जिक्र नहीं किया। आभा समझ सकती थी कि वेदांत अपनी पुरानी यूनिट से बहुत अटैच्ड है, लेकिन अगर वो उस शख्स की पहचान छुपा रहा है जिसने उसे मारने की कोशिश की सिर्फ अपनी वफादारी की वजह से, तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो बैटन उसके सिर पर लगता, ना कि वेदांत की बाह पर, तो शायद वो अब यहाँ बैठी ना होती। ये सोचते ही आभा को वेदांत के लिए जो थोड़ा सा अटैचमेंट था वो ठंडा पड़ने लगा। वो कोई लवसिक नहीं थी। वेदांत ने जितनी बार उसकी मदद की थी उसके लिए वो उसे एक मौका देना चाहती थी अपनी बात रखने का। उसका लहजा शांत था, सोफे पर वो रिलैक्स्ड पोज में थी, लेकिन वेदांत समझ गया कि आभा ने अपने दिल का आधा दरवाजा पहले ही बंद कर लिया है। हालांकि उसे पता था कि उसकी पहले की सारी मेहनत जो उसने भरोसा बनाने के लिए की थी शायद अब बेकार जा रही है, फिर भी वेदांत घबराया नहीं। उसने साफ और सच्चाई से कहा, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं मिलिट्री से था, लेकिन बाद में मुझे एक फॉरेन मर्सनरी ग्रुप में अंडरकवर भेजा गया था। मिलिट्री में बहुत कम लोग मेरी असली पहचान जानते थे, लेकिन मुझे इसके अंदर बाहर की पूरी जानकारी थी। मिलिट्री बाहर के ग्रुप्स में सेंध लगा सकती है और बाहरी लोग भी मिलिट्री में घुसपैठ कर सकते हैं। जब मैं मुंबई लौटा तो मैं एक मर्सनरी मिशन पर था, स्पेशल मेडिसिन का एक बैच डिस्ट्रॉय करने का। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे स्विच करूं, तभी ऊपर से मिशन कैंसिल हो गया और फिर सारी कम्युनिकेशन मिलिट्री और मर्सनरी बंद हो गई। जो शख्स सिटी हॉस्पिटल में तुम पर हमला करने आया था वो हाँ मिलिट्री बैटन लिए था, लेकिन जिस तरह उसने मुझे देखा वो हैरान था, जैसे मुझे पहचान गया हो। मिलिट्री में बहुत कम लोग मुझे जानते हैं और वो वहां नहीं होंगे, लेकिन मर्सनरीज, वो सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैंने तुम्हें बैटन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अभी कुछ चीजों की तहकीकात कर रहा हूँ, ये जानबूझकर छुपाना नहीं था। वेदांत का जवाब लॉजिकल और साफ था, उसमें झूठ की कोई निशानी नहीं थी। लेकिन आभा के दिल में शक का बीज पहले ही जड़ पकड़ चुका था और वो कुछ शब्दों से उखड़ने वाला नहीं था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैं समझ गई कि तुम क्या कह रहे हो। मैं खुद सच का पता लगाऊंगी। जब तक वो सच नहीं जान लेती वो वेदांत पर पहले की तरह भरोसा या डिपेंड नहीं करेगी। उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट्स रेजर शार्प थी। खुशकिस्मती से इस जिंदगी में उसके पास उसकी स्पेशल एबिलिटी थी और उसने अपनी सारी पुरानी स्किल्स फिर से हासिल कर ली थी। वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि अपने दम पर खड़ी हो सकती थी। अगर वेदांत भी वैभव जैसा निकला तो वो यकीनन उसे धूल चटा सकती थी। चैप्टर 161। आभा सोफे से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सच तो ये था कि सोनाक्षी ने उसे सिर्फ इतना ही नहीं बताया था, उसने वेदांत को सब कुछ नहीं खोला। सोनाक्षी की बातों पर कितना यकीन करना है ये तो वैसे भी सवालिया था, और आभा अब वेदांत के साथ भी कुछ बातें छुपाकर रख रही थी। आभा वेदांत के घर से निकल गई और वेदांत ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे अब आभा को जाने से रोकना नहीं था, ना ही बेताबी से सफाई देनी थी या माफी मांगनी थी। उसका काम था आभा के लिए छुपे हुए खतरों को खत्म करना। जब से आभा और वेदांत के बीच तनाव शुरू हुआ, आभा उसके घर वापस नहीं गई। वो रोज की तरह अपनी ट्रेनिंग करती, फुर्सत में किताबें पढ़ती और मूवीज देखती। सोनाक्षी को प्रशांत और बाकी लोगों के पास रखा गया था। राकेश और बाकियों ने उसका खून बहना रोक दिया था और उसे रोज सिर्फ मक्के का दलिया देकर जिंदा रख रहे थे। ना उसे मरने दे रहे थे, ना ठीक होने। 3 दिन तक ये टॉर्चर झेलने के बाद सोनाक्षी आखिरकार टूट गई। उसने राकेश से कहा कि वो आभा को बुलाए, वो उससे मिलना चाहती है। पहले उसे सच बोलने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने तब भी कुछ बातें छुपाई थी। अब आधा मुर्दा होने की हालत में वो फिर से आभा से मिलना चाह रही थी। ये कटारा रेजिडेंशियल एरिया था, यहाँ वो जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं चलता। आभा ने 2 दिन और इंतजार किया, फिर जाकर सोनाक्षी से मिलने गई। वो लोग मुंबई में टिके हुए हैं, जे रोड पर शिवांश टेक्नोलॉजी में। मैं एक बार वहाँ प्रोफेसर गुप्ता साथ गई थी। सोनाक्षी ने आंखें बंद किए, होठों पर छाले लिए कर्कश आवाज में कहा।
आभा राकेश और बाकियों की इस एफिशिएंसी से बहुत खुश थी। आभा सोनाक्षी से थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठी थी। वो जैसे सोनाक्षी से पूछ रही थी वैसे ही अपने आप से बात कर रही थी। तुम विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती हो, अपने देश की गद्दार। अगर उन्हें पता चले कि तुम भी जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो तो क्या वो तुम्हें बचाएंगे या रिसर्च के लिए ले जाएंगे? ये सुनकर सोनाक्षी ने झटके से आंखें खोल दी। लंबे वक्त तक खाना पानी ना मिलने और चोटों की वजह से उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि गर्दन घुमाना भी मुश्किल था। उसने पूरी कोशिश की थी कि वो लोगों का ध्यान मिलिट्री की तरफ ले जाए, लेकिन आभा को फिर भी कैसे पता चला? दरअसल आभा बस ब्लफ मार रही थी और उसका ब्लफ काम कर गया। लगता था वेदांत सच बोल रहा था। सिटी हॉस्पिटल के पीछे की ताकत वाकई वो मर्सिनरी ग्रुप था जिसके लिए वो काम करता था। अपने लोगों को धोखा देकर विदेशी ताकतों की सेवा करने वाली गद्दार का अंजाम सिर्फ मौत होना चाहिए। डॉक्टर सुभाष ने बताया था कि सोनाक्षी ने उनके एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक आदमी के लिए चुराया था। चूंकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था और डॉक्टर सुभाष को अपनी स्टूडेंट सोनाक्षी की बहुत कद्र थी, इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाल दिया था। अब देखो तो उस वक्त उसकी बातें शायद झूठ थी। जब आभा सोनाक्षी से बात कर रही थी, प्रशांत और बाकी लोग भी पास में थे। ये जानकर कि सोनाक्षी गद्दार है, वो सब चाह रहे थे कि जाकर उसे चाकू से गोद दें। ये जोश से भरे नौजवान जो मिलिट्री में भर्ती हुए थे, गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। आभा ने उन्हें ये मौका दिया था। प्रशांत ने आभा को नीचे देखा। हमें शायद अब नजर रखी जा रही है। दूसरी साइड पूरी तैयारी के साथ आई है, तो हमें भी पहले से प्लान करना होगा। शायद जब से तरुण भागा, उन लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी थी कि तरुण ने वो मेडिसिन किससे खरीदी थी। भले ही तरुण ने आभा के साथ अपनी डील की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो कुछ लोग उसके साथ सप्लाई डिलीवर करने आए थे वो आभा को जानते थे। उनके जरिए आभा तक पहुंचना बस वक्त की बात थी। दूसरी साइड एक विदेशी मर्सिनरी ग्रुप है। उनकी ताकत और हथियारों को कम नहीं आंक सकते। आभा खुद को छोटा नहीं दिखा रही थी, बल्कि सिचुएशन का ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस कर रही थी। हमारी कम्युनिटी में ज्यादा काबिल फाइटर्स नहीं हैं। भले ही ज्यादातर लोग गन चलाना जानते हों, लेकिन प्रोफेशनल किलर्स के सामने उनकी कोई चांस नहीं है। ये उनकी कमजोरी थी। उन्होंने भले ही अपना छोटा सा किंगडम बना लिया था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। आम लोगों को तो वो हैंडल कर सकते थे, लेकिन एक ताकतवर मर्सिनरी ग्रुप के खिलाफ उनकी जीत की उम्मीद कम थी। अच्छी बात यह थी कि आभा के पास हथियार और गोला बारूद थे। उनके कुछ काबिल फाइटर्स के साथ वो पूरी तरह पस्त नहीं होंगे। प्रशांत को लगा था कि ये कोई आम ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मर्सिनरी ग्रुप है। अब तो उन्हें और भी सावधान रहना होगा। हैरान होने के बावजूद प्रशांत डरा नहीं। वो और उसके भाई कोई कमजोर नहीं थे। मर्सिनरी ग्रुप्स इतने डरावने नहीं होते। हमने मिशंस पर उनके साथ पहले भी लोहा लिया है। वो उतने खतरनाक नहीं है जितना तुम सोच रही हो। प्रशांत के ये शब्द आभा को हौसला देने के लिए थे, लेकिन ये उसकी सच्ची फीलिंग्स भी थी। मर्सिनरी ग्रुप फिर क्या चीज है? वो तो उनके हारे हुए दुश्मन हैं। भले ही अब वो सिर्फ दर्जन भर लोग हों, वो दूसरी साइड को कभी फायदा नहीं उठाने देंगे। आभा ने स्माइल की और बोली, मुझे उनसे डर नहीं लगता। अगर वो इतने ही ताकतवर होते तो पिछली बार जॉम्बीज का इस्तेमाल ना करते, बल्कि सीधे गन्स और गोला बारूद लेकर आते। रणनीति में दुश्मन को हल्के में लो, लेकिन टैक्टिक्स में उसका सम्मान करो। उसका अभी का एनालिसिस कम्युनिटी के बाकी रेजिडेंट्स की ताकत और दुश्मन की तुलना के बारे में था, जिसमें वो लोग शामिल नहीं थे। प्रशांत और उसके 12 भाई, साथ में आभा, केशव और प्रतीक, कुल 16 लोग। ये पहले से ही एक जबरदस्त टीम थी। आभा ने वेदांत को इस गिनती में नहीं जोड़ा। जब आभा और प्रशांत नीचे की तरफ जा रहे थे, स्पेसिफिक कॉम्बैट प्लान और स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हुए, वेदांत, जिसे इस छोटे से ग्रुप से बाहर रखा गया था, पहले ही सोनाक्षी के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच चुका था। शिवांश टेक्नोलॉजी मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक थी। 10 मंजिल से ऊंची इमारत, जो पहले मुंबई का एक चमकता लैंडमार्क हुआ करती थी। भले ही बर्फीले तूफानों और बाढ़ की वजह से तीसरी मंजिल की दीवार का पेंट उखड़ गया हो, बाहर से ये अभी भी भव्य दिखती थी। लूटपाट का कोई निशान नहीं था। वेदांत बिंदास अंदाज में मेन गेट से अंदर घुस गया। जैसा कि उम्मीद थी, दरवाजे पर गार्ड्स थे, 2 विदेशी चेहरे। उन्होंने वेदांत को देखते ही अपनी गन्स उठाई, लेकिन जब वेदांत ने कुछ निकाल कर दिखाया तो वो तुरंत अपनी गन्स नीचे कर 2 कदम पीछे हट गए। ये दोनों बस गेट के गार्ड्स थे। वो वेदांत को नहीं पहचानते थे, लेकिन वो मेटल टैग जो वेदांत ने दिखाया उसे जरूर पहचानते थे। वो टैग उनके ऑर्गेनाइजेशन का पास था, और वो भी कोई छोटा मोटा पास नहीं। वेदांत सीधा तीसरी मंजिल पर गया। तीसरी से 5वीं मंजिल के एंट्रेंस पर गार्ड्स थे, लेकिन 5वीं से 10वीं मंजिल तक कोई गार्ड नहीं। सीढ़ियों में सिर्फ कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। 11वीं मंजिल के एंट्रेंस पर फिर से गार्ड्स थे, 4 लोग। उन्होंने हथियार उठाने से पहले ही वेदांत ने अपने हाथ का मेटल टैग दिखा दिया। उनमें से एक ने वेदांत के टैग पर नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे को कुछ सेकंड ज्यादा घूरा, फिर उसे अंदर जाने दिया।
एपोकैलिप्स के बाद पानी और बिजली कट गई थी और बाद में इंटरनेट भी ठप हो गया था। लोग जनरेटर से बस बेसिक बिजली की जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ चकाचक था। कई दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल वाले थे, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ। वेदांत 3 दरवाजों से गुजरा और आखिरकार एक हाईटेक ऑफिस में रुका। अंदर खड़ा शख्स खिड़की से मुड़ा और वेदांत को देखकर स्माइल दी। वो स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, बिल्कुल बनावटी थी। इतनी जल्दी इस जगह को ढूंढ लेना, कोई हैरान नहीं कि बॉस तुम्हें इतना वैल्यू करता था। उसके बोलने से पहले ही उसकी स्मग स्माइल चेहरे से गायब भी नहीं हुई थी कि वेदांत ने उस पर गोली चला दी। चैप्टर 162। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आभा ने प्रशांत से बात की और डिसाइड किया कि वो दोनों सोनाक्षी के बताए हुए प्लान के मुताबिक 2 और लोगों को लेकर शिवांश टेक्नोलॉजी जाएंगे। आभा घर पहुंची, कुछ कूल और कॉम्बैटरी कपड़े चेंज किए, अपनी गन और ग्रेनेड्स पकड़े और फिर निकल पड़ी। पूरे टाइम उसने 2002 की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कुकू को लग रहा था कि आभा और वेदांत के बीच हाल में कुछ तनाव चल रहा है। वो अब पहले की तरह उत्साह से सामने वाले अपार्टमेंट में नहीं भागता था, बस घर में चुपचाप रहता। जब उसने देखा कि आभा हथियार लेकर निकलने वाली है, तो कुकू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो आभा के साथ जाना चाहता था। आभा ने झुककर कुकू का सिर सहलाया और बोली, कुकू, इस बार मैं ज़ॉम्बी मारने नहीं जा रही। तुम्हें ले जाना थोड़ा रिस्की और अनकंफर्टेबल होगा। घर पे रही गुड बॉय बनो और घर संभालो। अरे ये क्या, एक डिग्निफाइड वुल्फ जिसने बस कुछ ही बैटल्स में हिस्सा लिया, अब दिन भर घर की रखवाली करे। कुकू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खतरा होने की वजह से ही वो साथ जाना चाहता था। वो एक वुल्फ था, उसे फाइट करना था। वो कोई पेट डॉग नहीं था जो बस मालिक को खुश करे, खाए, सोए और बाहर बाकी पेट्स के साथ टाइम पास करे। आभा कुकू को पीछे नहीं छोड़ पाई, तो मजबूरी में उसे साथ ले गई। आभा ने प्रतीक और बाकियों को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, बस इतना कहा कि सतर्क रहो और पेट्रोलिंग बढ़ाओ। उसके कपड़े और गियर देखकर प्रतीक और केशव को पता था कि वो कुछ डेंजरस मिशन पे जा रही है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। जब आभा और प्रशांत, राकेश और एक और यंग लड़के अरविंद के साथ बिल्डिंग 5 से निकले, तो केशव ने प्रतीक से पूछा, वेदांत भाई आभा के साथ क्यों नहीं गए? केशव के पेरेंट्स और वंदना को पहले वायरस इन्फेक्शन हुआ था। भले ही वो जानलेवा नहीं था, लेकिन उनके शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा था। खासकर केशव के पेरेंट्स, जो उम्रदराज थे, तब से बीमार बीमार रहते थे। इसलिए कम्युनिटी के ज्यादातर काम प्रतीक ही संभाल रहा था। प्रतीक को नहीं पता था कि वेदांत पहले ही कहीं जा चुका है, लेकिन उसका मूड गॉसिप करने का नहीं था। हाल में चीजें शांत नहीं हैं। कम्युनिटी के कामों पर ध्यान दो और अपनी नाक मत घुसाओ। तुम इतने यंग हो, फिर भी इतना ओल्ड स्कूल क्यों वाइब देते हो? केशव ने प्रतीक का पीछा किया और लकड़ी की नाव पर कूद पड़ा। वो प्रतीक से 7-8 साल बड़ा था, लेकिन कई बार वो उतना कूल हेडेड नहीं लगता जितना प्रतीक था। शायद ये बस उसकी पर्सनैलिटी थी। सच तो ये है कि सिर्फ केशव ही नहीं, प्रशांत और बाकी लोग भी आभा को अकेले देखकर कंफ्यूज थे। उनके हिसाब से वेदांत तो आभा के साथ ऐसे डेंजरस मिशन पर जरूर जाता, लेकिन शुरू से आखिर तक आभा ने वेदांत का जिक्र तक नहीं किया और निकलते वक्त भी वेदांत कहीं नजर नहीं आया। प्रशांत को नहीं पता था कि वेदांत पहले ही जा चुका है, लेकिन वो इतना नौसी नहीं था कि आभा से पूछे कि वेदांत उनके साथ क्यों नहीं है। लेकिन राकेश, जो केशव जितना ही इम्पल्सिव था, उसने फटाक से बोल दिया, आभा, इस बार वेदांत भाई हमारे साथ क्यों नहीं आए? उसने बस यूं ही पूछ लिया था, लेकिन उसे आभा की तरफ से एक ठंडी, कड़क नजर मिली। राकेश ने प्रशांत और टैंक अरविंद की तरफ देखा। उसने तो कुछ गलत नहीं कहा था ना? उसका कुछ और काम है, आभा ने बहाना बनाया। वो अभी वेदांत से जुड़ी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। राकेश और अरविंद आभा से बस कुछ साल बड़े थे, लेकिन प्रशांत, जो 30 की उम्र पार कर चुका था, वेदांत से भी 2 साल बड़ा था। भले ही उसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन उसे इन दोनों से ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस था। आभा का चेहरा देखकर उसे साफ पता चल गया कि उसका वेदांत के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। प्रशांत ने मन ही मन सोचा, यंग लोग, कितना मस्त टाइम है, और फिर टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। शिवांश टेक्नोलॉजी पहुंचने के बाद हमारा प्लान क्या होगा? सीरियस टॉपिक सुनकर सबका ध्यान उस पर गया। आभा ने अपने आइडियाज शेयर किए और बाकियों के साथ डिस्कस किया। वेदांत की गोली उस आदमी के सिर पर नहीं लगी। बुलेट ने उसके गाल को छूते हुए पीछे का शीशा तोड़ दिया, जो फटाक से चकनाचूर हो गया। बाहर के गार्ड्स शोर सुनकर अंदर दौड़े। उस आदमी ने फटाफट अपनी गन निकाली और वेदांत पर फायर कर दिया। 5 लोगों की फायर पावर का अकेले सामना करते हुए वेदांत सीधे टक्कर नहीं ले सकता था, बस शूट और डॉज करता रहा। वेदांत, मैं तुझे कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इस बार तू खुद मौत को बुलाने आया है। वो आदमी वेदांत का पुराना मर्सिनरी ग्रुप का कोली था। वो दुबई से था और उसका नाम विकास था। दोनों में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। उनके बॉस को वेदांत की तरफ थोड़ा ज्यादा फेवर था, जिससे विकास को चिढ़ थी और वो कब से वेदांत को ठिकाने लगाने का मौका ढूंढ रहा था।
इस बार वेदांत खुद उसके दरवाजे पर आया था और विकास ने ठान लिया था कि उसे मार डालेगा। लेकिन वेदांत की स्किल्स कमाल की थी और विकास के 4 में से 2 माथक पहले ही ढेर हो चुके थे। विकास ने दांत पीसे और एक बटन दबाया, सोचकर कि चाहे कुछ भी हो वेदांत को यहीं खत्म करना है। उसके माथक ने बटन दबाते ही एक मेटल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बी चींटियों की तरह बाहर निकल आए। वो ज़ॉम्बी विकास की तरफ देखे बिना सीधे वेदांत की ओर दौड़े। ये ज़ॉम्बी पहले सिटी हॉस्पिटल में मिले ज़ॉम्बी जैसे थे, लेकिन इनके पास सिर्फ खिलौनी छिपकली जैसी लंबी जीभ ही नहीं थी, बल्कि इनके शरीर पर उबड़-खाबड़ गंदे गांठ जैसे ढेले भी थे, जो न सिर्फ घिनौने थे बल्कि सख्त भी। एक गोली से इनकी स्किन भेदी नहीं जा सकती थी। जब वेदांत अंदर आया था तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल ने उसका चेहरा स्कैन किया था और ये भी चेक किया था कि वो कोई हथियार नहीं लाया। फिर उसे अंदर आने दिया। वेदांत की 2 गन खास तरीके से छुपाकर लाई गई थी। बड़ा सबमशीन गन लाना तो पॉसिबल ही नहीं था। विकास को वेदांत की 2 पिस्टल्स की परवाह नहीं थी। पिस्टल में गोलियां लिमिटेड होती हैं और इन ज़ॉम्बी को एक गोली से मारा नहीं जा सकता। भले ही वेदांत की मार्क्समैनशिप टॉप क्लास हो, हर गोली हेडशॉट हो, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी के सामने उसकी गोलियां कम पड़ने वाली थी। विकास को यकीन था कि आज वेदांत का कोई चांस नहीं है। उसने अपनी गोलियां वेस्ट नहीं की, पैर से एक कुर्सी खींची और अपने बचे हुए 2 माथातों को वेदांत पर गोली चलाने से मना कर दिया। फिर आराम से बैठकर तमाशा देखने लगा। ज़ॉम्बी उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, बुरा नहीं है। अगर वो लकी हुआ और टुकड़े होने से पहले ज़ॉम्बी बन गया तो विकास सोचेगा कि उसे और पावरफुल ज़ॉम्बी किंग कैसे बनाया जाए। विकास कुर्सी पर बैठा जीत का कॉन्फिडेंस लिए मुस्कुरा रहा था। अचानक वेदांत को घेरे हुए ज़ॉम्बी तितर बितर हो गए, जैसे बिना सिर की मक्खियां इधर उधर भागने लगी। कुछ तो विकास और उसके 2 माथातों पर झपट पड़े। विकास का चेहरा बदल गया। उसने गोली चलाई और पहले ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया, फिर तेजी से पीछे हटा। ये क्या हो रहा है? ये ज़ॉम्बी कंट्रोल से बाहर क्यों हो गए? विकास ने अपने माथातों से सवाल किया। लेकिन वो दोनों बस गेटकीपर और गुंडे थे, उन्हें इतना क्या पता। विकास के सवाल का जवाब न दे पाने की वजह से वो बस उसकी हिफाजत करने में जुट गए। सिचुएशन अचानक पलट गई। विकास को अब ये जानने की फिक्र नहीं थी कि गड़बड़ कहाँ हुई, वो बस इन ज़ॉम्बी के ढेर से निकलना चाहता था। उसके पास सिर्फ एक पिस्टल थी। ज़ॉम्बी आक्रामक होकर झपट रहे थे और उसकी पिस्टल की गोलियां खत्म होने से पहले एक ज़ॉम्बी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और विकास की कमर के चारों ओर लपेट ली। चैप्टर 163। ये ज़ॉम्बीज विकास के सबसे बड़े गर्व का सबब थे। जितने खतरनाक वो थे उतना ही ज्यादा विकास को मजा आता था। लेकिन अभी वो खुश नहीं हो सकता था। उसके कपड़े सस्ते पतले फैब्रिक के थे। वक्त के साथ वो ज़ॉम्बीज की जीभ पर लगे स्लाइम से गलने लगते। अगर वो स्लाइम उसकी स्किन तक पहुंच गया तो भले ही वो ज़ॉम्बी न बने, उसकी स्किन की एक लेयर उधर जाएगी, लिटरली स्किन उधर जाएगी। विकास ने पहले किसी पर इसका टेस्ट किया था। वो सीन डरावना था। एक नंगा आदमी ज़ॉम्बीज के सामने भेजा गया था और 10 मिनट से भी कम में उसका पूरा शरीर सड़ गया, मांस गिरने लगा। वो बेचारा ज़ॉम्बी वायरस के खून में घुसने से पहले ही चीखते चीखते मर गया। उसके शरीर के कई हिस्सों में हड्डियां नजर आने लगी थी। दूसरों को ऐसा होते देखना तो मजेदार था, लेकिन खुद के साथ ऐसा हो, विकास ने सोचा कि वो ऐसा नहीं मर सकता। उसने अपनी गन उठाई, एक ज़ॉम्बी के सिर पर निशाना लगाया और गोली चलाने ही वाला था कि बैम! ज़ॉम्बी ने अपनी जीभ से उसे टेबल पर दे मारा। इन ज़ॉम्बीज की ताकत 1000 गुना बढ़ाई गई थी। पहले जब एक ने अपनी जीभ से उसे लपेटा था तो उसकी पसलियां टूटते टूटते बची थीं। इस बार टेबल के किनारे से टकराने से दर्द सीधे उसके माथे तक चढ़ गया। पक्का पसली टूट गई। लेकिन विकास को रुकने का टाइम नहीं था। वो फटाफट जमीन पर लुढ़का और टेबल के नीचे छिप गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया, एक जीभ उसके सिर के ऊपर से निकली और उसने उसकी बदबू सूंघ ली। यक! विकास टेबल के पीछे कुछ मिनट तक छिपा रहा। उन कुछ मिनटों में उसके 2 साथियों में से एक का तो कबाड़ा हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरा ज़ॉम्बी बन चुका था। विकास को अपने साथियों की जिंदगी मौत से कोई मतलब नहीं था। वो बस ये जानना चाहता था कि वेदांत मरा कि नहीं। अगर वेदांत मर गया तो भले ही विकास की हालत खराब हो, वो खुश हो जाएगा। अगर नहीं मरा, तभी विकास को पीछे से खतरनाक वाइब्स मिली। वो दर्द को इग्नोर करके टेबल के नीचे से भागा। जैसे ही वो निकला, उसके पीछे की टेबल चकनाचूर हो गई। कई ज़ॉम्बीज उसके पीछे थे। अगर विकास को सालों तक खून चाटने का अनुभव न होता तो वो अब तक ज़ॉम्बीज का खाना बन चुका होता। विकास तेजी से एक एग्जिट की तरफ भागा। ये जगह अब कंट्रोल से बाहर थी। उसे नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज अचानक उन पर क्यों हमला करने लगे, लेकिन इसका वेदांत से कुछ तो कनेक्शन था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वेदांत की लाश तो क्या, उसकी झलक तक नहीं दिखी। विकास ने मन ही मन दांत पीसे। इतने के बाद भी वो नहीं मरा। वेदांत को भूलो, अब भागना जरूरी था। विकास ने एक दरवाजे पर अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन की और सारे ज़ॉम्बीज को ऑफिस में लॉक कर दिया। 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया।
उसने पीछे ऑफिस में बंद ज़ॉम्बीज को देखा और दांत काटते हुए फैसला लिया। ये ज़ॉम्बीज अब कंट्रोल में नहीं थे। अगर ये बाहर निकले तो सबसे पहले वो ही मरेंगे। भले ही उसे दुख हो रहा था, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उसे इन्हें खत्म करना पड़ा। विकास तेजी से एक तरफ गया। उसने एक दरवाजा पार किया, फिर एक सेफ में रखा लैपटॉप निकाला। उसने उसे खोला और जल्दी जल्दी कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइप किए। पलक झपकते ही ऑफिस में गाढ़ा सफेद धुआं भर गया। 1 मिनट से भी कम में सारे ज़ॉम्बीज लाशों के ढेर बन गए। विकास के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आई, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि एक साए ने उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और उसका लैपटॉप वेदांत के हाथ में था। वेदांत, विकास ने दांत कटकटाते हुए कहा, तू बच कैसे गया? उस ऑफिस में कई एंट्री और एग्जिट थे, लेकिन बाहर से अंदर आना आसान था, बाहर निकलना मुश्किल। विकास की परमिशन के बिना एक बार दरवाजे बंद होने के बाद कोई नहीं निकल सकता था। तेरे साथी के फिंगरप्रिंट्स से? और कैसे? वेदांत ने एक कटा हुआ हाथ फेंक दिया। ज़ॉम्बीज अचानक कंट्रोल से बाहर क्यों हो गए? तूने क्या किया? वेदांत हमेशा चुपचाप लोकी रहता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबको चौंका देता था। उसका अगला मूव कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए उनका बॉस उसे इतना वैल्यू देता था और इसलिए विकास उससे इतनी नफरत करता था। वेदांत ने उसके कई प्लान चौपट किए थे। वेदांत ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर ढेर सारा प्रोग्राम कोड और बिल्डिंग का 3D फ्रेमवर्क दिख रहा था। 7वीं और 8वीं मंजिल पर कुछ घने लाल बिंदु भी थे। जाहिर है वो विकास के बनाए ज़ॉम्बीज थे। वेदांत कुछ बोलता उससे पहले विकास हंसने लगा। क्या सोच रहा है कि लैपटॉप लेके मेरा प्रोग्राम तोड़ देगा? ये प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है। अगर तूने गलत कोड क्रैक किया। विकास ने रुककर एक धमाके का इशारा किया। बूम! पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। तुझे अपने साथ लेके मरना बुरा डील नहीं है। वेदांत विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्रैक करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वो हाई स्कूल में ऐसा कर चुका था, लेकिन क्रैक करने में टाइम लगता। विकास उसे वो टाइम नहीं देगा। हालांकि वेदांत को यकीन नहीं था कि विकास उसके साथ मरने को राजी होगा, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो, वो आपस में तबाही वाला रास्ता नहीं चुनना चाहता था। उसे अभी आभा के पास वापस जाना था। लगता है पिछली बार की सीख काफी नहीं थी। अभी भी मुंबई में ये गंदी चालें चलाने की हिम्मत है तुझमें? विकास की छोटी छोटी आंखें वेदांत के हाथ में लैपटॉप पर टिकी रहीं और वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम भारतीय बेवकूफ हो, मेरे साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में कोऑपरेट करते हो। मैं क्या करूं? बस कुत्तों को भी नापसंद कुछ ब्रेड के टुकड़े लालच में डालता हूं और ढेर सारे लोग मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। विकास हंसा। उसके लफ्जों में भारत के लिए हिकारत थी। वो वेदांत को उकसाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय बेवकूफ है, फिर भी तू बार बार भारतीयों के हाथों पिटता रहा है। वरना तू अपनी हरकतें छिपाकर मुंबई में चूहे की तरह इधर उधर भागता न फिरता, कभी हॉस्पिटल में, कभी यहाँ। वेदांत ने विकास की कमजोर नस पर वार किया। विकास ने अपने बाएं पैंट के नीचे की नकली टांग को छुआ। उसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। वो टांग एक भारतीय सैनिक ने जख्मी की थी और चोट इतनी गहरी थी कि उसे काटना पड़ा था। उसे इस नकली टांग के साथ जीने की आदत डालने में काफी टाइम लगा था। अगर ये नकली टांग की मजबूरी न होती तो उसे ज़ॉम्बीज की जरूरत न पड़ती और न ही अब उसे इतना ढोंग करना पड़ता। वो कब का वेदांत से भिड़ चुका होता। वो पहले संदा चैंपियन था जिसने इंटरनेशनल मेडल्स जीते थे। वेदांत क्या था? विकास ने अपने सीने की जलन को दबाया। हरकतें छिपाना? मुझे क्यों छिपाना पड़ेगा? तुम लोग ही मुझे यहाँ बुलाते हो। चैप्टर 164। वेदांत के दिल में तो हलचल मची थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल कूल रखा। तुम्हारी ये आदत, खुद को बड़ा दिखाना और अपने आप को चमकाना, बिल्कुल नहीं बदली। वेदांत का लहजा बर्फ सा ठंडा था, लेकिन विकास को उसमें मजाक साफ सुनाई दिया। ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा वेदांत के साए में रहा था, लेकिन अब जब इतने सारे ज़ॉम्बीज उसके कंट्रोल में थे और वो सारे वेदांत के अपने देश वाले थे, उसे लगा कि आखिरकार उसने वेदांत को पछाड़ दिया। लेकिन वेदांत का साफ साफ अविश्वास और मजाक भरा लहजा विकास को चुभ गया। वो वेदांत के इस घमंडी रवैये को कुचल देना चाहता था। उसके चेहरे पर एक जबरदस्त स्माइल चमकी। वेदांत, तुम्हें लगता है तुम ऑर्गेनाइजेशन में क्या थे? बॉस की नजरों में बस एक गुंडा। उसने अपनी बाहें फैलाईं, इधर उधर देखते हुए। यहाँ सब कुछ और देशिंग हॉस्पिटल की लैब सब मेरे कंट्रोल में है। मैं हूँ बॉस। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सीक्रेट और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है और तुम इसके लायक भी नहीं हो। हम्मा, अगर मुझे नहीं पता था तो मैं इतनी आसानी से यहाँ कैसे पहुंच गया? विकास एकदम सन्न रह गया। जब उसे पता चला था कि वेदांत यहाँ है, तब से वो यही सोच रहा था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हर शख्स को टास्क सिंगल लाइन बेसिस पर दिए जाते थे। उसे नहीं पता था कि वेदांत ड्रैगन सिटी में है, नहीं ये कि वो क्या टास्क कर रहा है। ये वायरस एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी नहीं था। ऊपर वालों ने कहा था कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन अचानक आए प्राकृतिक आपदा और भारी बर्फबारी ने शहर को सील कर दिया।
पहले तो वो उनसे कनेक्ट हो पा रहा था, लेकिन बाद में कनेक्शन टूट गया। बिना उस सपोर्ट के यहाँ का इंचार्ज वो खुद था, वो ही बॉस था। इसलिए जब उसने वेदांत को देखा तो उसका पहला ख्याल यही था कि क्या वेदांत वही शख्स है जिसे ऊपर वालों ने उसकी मदद के लिए भेजा है। नो वे, ये उसे मंजूर नहीं था। वो वेदांत को अपने सामने और चमकने नहीं दे सकता था। एक पहाड़ पर दो शेर नहीं रह सकते, खासकर जब उनके बीच पुरानी दुश्मनी हो। वैसे भी अब ऊपर वालों से उसका कांटेक्ट नहीं था। अगर उसने वेदांत को मार दिया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसलिए बिना उसका मकसद पूछे उसने वेदांत की जान लेने की ठान ली। वेदांत के अभी के शब्दों ने विकास को यकीन दिला दिया कि उसका शक सही था। वेदांत वही शख्स था जिसे ऊपर वालों ने उसकी मदद के लिए भेजा था। लेकिन मदद तो बस एक बहाना था, वो तो उसकी जगह लेने आया था। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वेदांत का रैंक उससे ऊपर था। वेदांत को मरना ही होगा। विकास ने बकवास बंद की और वेदांत की तरफ झपटने का नाटक किया, फिर जमीन पर लुढ़क गया। जब वो एक कुर्सी के पीछे से उठा तो उसके हाथ में गन थी। ये उसका इलाका था। उसे पता था कि गन और एक्सप्लोसिव्स कहाँ छिपे हैं। भले ही विकास की एक टांग नकली थी और उसकी फाइटिंग पावर पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी कड़ी ट्रेनिंग से वो अपनी 70% ताकत वापस पा चुका था। वेदांत को हराना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी एक खतरनाक दुश्मन था। वेदांत विकास की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने गन चलाई, लेकिन विकास के किसी अहम हिस्से पर नहीं लगी। एक गोली उसकी बाह में लगी। विकास ने अपनी बाह के स्थम की परवाह भी नहीं की, खून बहता रहा। वो वेदांत से आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। वो वाकई वेदांत को मारना चाहता था, लेकिन अभी की प्रायोरिटी थी उस लैपटॉप को तबाह करना जो वेदांत के हाथ में था। वेदांत भी उस लैपटॉप की अहमियत समझता था। उसने उसे बंद किया, कपड़ों में ठूंसा और विकास से लड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। आभा और बाकी लोग प्लान कर रहे थे कि चुपके से अंदर जाएंगे, हालात देखेंगे, फिर कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, बिल्डिंग से गोलियों की आवाजें आने लगी। क्या कोई हमसे पहले मूव कर चुका है? राकेश ने बिल्डिंग की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। अंदर क्या हो रहा था समझना मुश्किल था। ये भी नहीं पता था कि दूसरा ग्रुप दोस्त है या दुश्मन। प्रशांत ने आभा की तरफ देखा। अब क्या करें? अंदर जाएं या यहीं से थोड़ा ऑब्जर्व करें? आभा ने आईब्रो सिकोड़ी, कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, चलो अंदर जाकर देखते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाहे वो ग्रुप कहीं से भी आया हो। अगर वो इन घिनौने बेरहम जानवरों को खत्म करने की हिम्मत कर रहा था तो ये नेक काम था, और नेक काम में आभा को तो हाथ बटाना ही था। प्रशांत और बाकियों ने अपनी लकड़ी की नाव शिवांश टेक्नोलॉजी के पीछे पार्क की, एक रस्सी से ऊपर की खिड़की के किनारे को हुक किया और चढ़ने लगे। वो सारे स्पेशली ट्रेन थे, ऐसी क्लाइंबिंग उनके लिए बाएं हाथ का खेल थी। जल्दी ही वो चुपके से शिवांश बिल्डिंग की 5वीं मंजिल में घुस गए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में आमतौर पर ढेर सारी कंपनियां होती। भले ही नीचे शिवांश टेक्नोलॉजी का साइन लगा हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बिल्डिंग उनकी थी। लेकिन दुनिया खत्म होने के बाद सब ठप पड़ गया था। यहाँ वायरस एक्सपेरिमेंट करने वालों के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। अगर बर्फबारी में कोई यहाँ फंस गया होता तो अब तक या तो लाश बन चुका होता या ज़ॉम्बी। आभा, राकेश ने धीमी आवाज में पुकारा। आभा ने मुड़कर देखा। उनके पीछे एक बड़ा सा ग्लास टैंक था और उसमें एक ज़ॉम्बी बंद था। ये ज़ॉम्बी आम इंसान से दोगुना बड़ा था। इसका पूरा चेहरा नीले बैंगनी लकीरों से भरा था। एक लंबी जीभ और कई सारे टेंटिकल्स जो इसके शरीर से निकल रहे थे, पानी में तैर रहे थे। हर टेंटिकल एक वयस्क आदमी की जांघ जितना मोटा था। ये अब तक का सबसे बड़ा ज़ॉम्बी था जिसे आभा और बाकियों ने देखा था। प्रशांत बोला, ये जरूर उनका बनाया ज़ॉम्बी किंग होगा। आभा ने पूछा, यहाँ कितने ज़ॉम्बीज हैं? प्रशांत ने कहा, कम से कम 100 तो होंगे, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं है। पता नहीं हम लकी हैं या अनलकी, जो आते ही इतना बड़ा वाला मिल गया। सबसे जरूरी बात, अंदर आने से पहले मुझे इतने बड़ी चीज की कोई फीलिंग नहीं आई थी। आभा ने ग्लास टैंक में उस जायंट ज़ॉम्बी को देखा और धीरे से कहा, इतनी घिनौनी चीज को किंग कहना भी शर्म की बात है। राकेश ने कई बार जिंदगी मौत के हालात देखे थे, बड़े बड़े सीन फेस किए थे, फिर भी इतना बड़ा ज़ॉम्बी अचानक पीछे देखकर उसे झटका लगा। वो धीमी आवाज में बोल रहा था, डर था कि कहीं टैंक के अंदर वाला जाग न जाए। लेकिन आभा को देखो। उसने ज़ॉम्बी को देखकर एक पल को तो सरप्राइज लिया, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। राकेश को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो एक मर्द आभा जितना बहादुर नहीं था जो एक जवान लड़की थी। अरविंद पहली बार उनके साथ था और मन ही मन आभा की कूलनेस की तारीफ कर रहा था। इस बंदे को नीचे उतारना होगा, प्रशांत ने पूछा, ये ग्लास टैंक तोड़ना आसान नहीं होगा। आभा टैंक के पास गई और उसे गौर से देखने लगी। यहाँ कोई मैकेनिज्म जरूर होगा जिससे इसे खोला जा सके। ग्लास तोड़ना टाइम वेस्ट करने वाला और मेहनत का काम था, और इससे अंदर वाला ज़ॉम्बी जाग सकता था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि ज़ॉम्बी को नहीं जगाना, तभी अंदर वाले ज़ॉम्बी ने अपनी आंखें घुमाई और आभा पर टिका दी।
उसका साइज इतना बढ़ गया था कि उसकी आंखों की स्किन खिंच गई थी। उसकी 2 लाल आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कभी भी बाहर गिर जाएंगी। वो देखने में डरावना और खौफनाक था। जब जायंट ज़ॉम्बी ने पहली बार आंखें खोली तो राकेश और बाकी सब चौंक गए, लेकिन आभा, जो इसके सबसे करीब खड़ी थी, टस से मस नहीं हुई। उसने तो उल्टा उसकी आंखों में कुछ सेकंड तक देखा। चैप्टर 165। आभा ग्लास टैंक के बाहर खड़ी थी। अंदर का ज़ॉम्बी उसकी मौजूदगी भाग गया और बेचैन हो उठा। बार बार टैंक की दीवारों पर धमाका मारने लगा, जैसे बस भाग निकलने की जिद ठान ली हो। उसके सारे टेंटकल्स एक साथ लपके उसी जगह पर बार करते जहां आभा खड़ी थी। हर धमाके से ग्लास टैंक हिल रहा था। राकेश और बाकी लोग बंदूकें थामे खड़े थे। डर था कि कहीं टैंक टूट न जाए और वो राक्षसी ज़ॉम्बी अचानक बाहर न आ जाए। ये ज़ॉम्बी सिर्फ तुम पर ही क्यों अटैक कर रहा है? प्रशांत ने जैसे ही ये कहा, राकेश और अरविंद को भी ख्याल आया। चारों एक सीधी लाइन में नहीं, बल्कि अलग अलग पोजीशन में बिखरे हुए थे। लॉजिकली ज़ॉम्बी को चारों पर अटैक करना चाहिए था, न कि सिर्फ आभा के सामने वाली जगह पर बार बार टकराना। आभा को भी नहीं पता था क्यों, और मजाक में बोली, शायद इसे लगता है लड़कियां आसान टारगेट हैं। वो टैंक के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखने लगी, लेकिन उसे खोलने का कोई मैकेनिज्म नहीं मिला। जैसे जैसे वो घूम रही थी, ज़ॉम्बी भी उसके मूवमेंट्स फॉलो कर रहा था। सचमुच क्या इसे लगता था कि लड़की है तो आसानी से शिकार हो जाएगी? ये टैंक पूरी तरह सील्ड है, इसे तोड़ना तो दूर की बात है। जब आभा टैंक पर खोलने का मैकेनिज्म ढूंढ रही थी, प्रशांत और बाकी लोग भी आसपास तलाशने लगे, लेकिन सबके हाथ खाली रहे। टैंक खोलने का कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ नहीं है, प्रशांत ने कहा। आभा को पुरानी हॉलीवुड मूवीज याद आईं। एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हमेशा कंप्यूटर से ऑपरेट करते थे, और ये तो टेक कंपनी थी। बिल्कुल उनका स्टाइल था। प्रशांत ने सहमति में सिर हिलाया। ये फ्लोर बिल्कुल खाली है। बाहर कॉरिडोर में धूल की परत जमी है, बिना किसी फुटप्रिंट के। साफ है कि यहाँ लोग कम ही आते हैं। अगर लोग कम आते हैं, लेकिन फिर भी हालात पर नजर रखते हैं, तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल। आभा ने छत की तरफ देखा। वहां एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। प्रशांत ने भी वो लाल बत्ती देखी। शायद मिनी कैमरा है। अजीब बात है, अगर कैमरा ऑन है तो हम इतनी देर से यहाँ हैं, फिर भी कोई क्यों नहीं आया? आभा ने कहा, शायद सब ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। ऊपर वाले लोगों ने सारा अटेंशन खींच रखा था, जो उनके लिए परफेक्ट मौका था। ग्लास टैंक बुलेट प्रूफ था, बंदूकों से तोड़ना नामुमकिन। अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सो उन्होंने इसे छोड़ दिया। आभा और बाकी लोग 5वें फ्लोर से ऊपर बढ़े। ऊपर से गोलियों की आवाज और साफ होती जा रही थी। 8वें फ्लोर पर पहुंचते ही प्रशांत रुक गया। 7वें और 8वें फ्लोर पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बी हैं। प्रशांत बोला, ऊपर कोई नहीं है। आभा ने ऊपर की तरफ देखा और प्रशांत से कहा, तुम तीनों 7वें और 8वें फ्लोर पर जाओ। वहां के ज़ॉम्बी को खत्म करने की कोशिश करो। अगर मुमकिन न हो तो पीछे हट जाना। और तुम? प्रशांत ने पूछा। मैं 11वें फ्लोर पर जाकर देखती हूँ क्या सीन है। प्रशांत ने सिर हिलाया। फिर संभल कर। विकास बड़ा घमंडी और आत्ममुग्ध था। उसे लगता था कि ये ज़ॉम्बी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, इसलिए उसने यहाँ ज्यादा लोग तैनात नहीं किए थे। पहले जो 4 मरे, उनके अलावा 8 और आए थे। 8 लोग वेदांत के लिए कुछ भी नहीं थे। उसके पास का लैपटॉप तोड़ दो, विकास ने अपने आदमियों से कहा। वो बड़ा जिद्दी था। वैसे तो उस गोली का उस पर ज्यादा असर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने ही बनाए ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसने एक खास दवा इंजेक्ट की थी। वो अभी 20 से 30 मिनट तक दर्द सह सकता था, लेकिन वक्त बीतने के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी बाह में गोली अब हड्डियों के बीच चुभती महसूस हो रही थी। विकास ने एक दीवार के पीछे सुरक्षित जगह ली और चाकू निकाला, ताकि अपनी बाह से गोली निकाल सके। जैसे ही उसने चाकू उठाया, उसके सीने में गोली लगी। अच्छा हुआ कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी। गोली ने उसे मारा नहीं, लेकिन डर तो असली था। विकास ने फटाफट अपनी पोजीशन बदली। ये दूसरी लड़की कहाँ से आ टपकी? विकास ने चाकू अपने बूट में छिपाया और आभा की तरफ कई गोलियां दागी। एक लड़की भी उसका मजाक उड़ा रही थी। ये सोचते ही विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पहले आभा को निपटाना चाहता था। भले ही वेदांत के सामने वो हमेशा कमजोर पड़ता था, लेकिन उसकी निशानेबाजी संगठन में टॉप क्लास थी। उसने कई शॉट्स फायर किए, आभा की डॉजिंग डायरेक्शन को पहले से भापते हुए, लेकिन एक भी गोली टारगेट पर नहीं लगी। विकास ने गाली दी। उसने आभा को तो नहीं मारा, लेकिन अपने 2 आदमियों को जरूर ढेर कर दिया। आभा के आने से वेदांत पर प्रेशर कम हुआ। दोनों ने जल्दी ही तालमेल बिठा लिया। वेदांत ने अपने कपड़ों में छिपा छोटा लैपटॉप निकाला और आभा को थमाया। इसे लेकर पहले निकलो। आभा को बिना सोचे समझ आ गया कि ये लैपटॉप शायद उस राक्षसी ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की चाबी है। न सिर्फ वो ग्लास टैंक, बल्कि 7वें और 8वें फ्लोर के ज़ॉम्बी भी बाहर नहीं निकले थे, शायद इसी लैपटॉप की वजह से। तुम रखो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
8 लोग दोनों के जॉइंट अटैक में जल्दी ही खत्म हो गए। विकास ने जोर से 2 बार हंसी मारी। उसने वेदांत और आभा को खतरनाक नजरों से देखा। वेदांत, तुम्हें लगता है मेरे इलाके में आकर तुम यूं ही निकल जाओगे? विकास के हाथ में कब एक रिमोट कंट्रोल आ गया पता ही नहीं चला। मेरा एक्सपेरिमेंट तुमने बर्बाद कर दिया। अगर मैं नहीं जीता तो तुम भी नहीं जियोगे। वेदांत ने शांत मन से आभा को अपने पीछे धकेला, उसे अपनी बॉडी से ढालते हुए। जब मैं यहाँ आने की हिम्मत कर सकता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है मैंने कोई ट्रैप नहीं देखा होगा? बस बम दबे हैं ना? विकास ने दांत पीसे। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। वो मरना नहीं चाहता था जब तक बिल्कुल जरूरी न हो। लेकिन अब लैपटॉप वेदांत के पास था तो वो 7वें और 8वें फ्लोर के ज़ॉम्बी रिलीज नहीं कर सकता था। और जितने आदमी उसके पास थे वो सब यहीं मर चुके थे। अगर वो वेदांत से सख्ती न करता तो उसकी मौत पक्की थी। उसे मरने से डर नहीं था, लेकिन वो हार नहीं सकता था। अगर वो वेदांत को अपने साथ ले डूबे तो पूरी तरह हारा भी नहीं होगा। विकास ने फिर जोर से हंसी मारी। हाँ, इस बिल्डिंग में बम दबे हैं। तो क्या तुम्हारी स्पीड धमाके की स्पीड से तेज हो सकती है? बस ये बटन दबाओ और कोई नहीं बचेगा। वेदांत ने अपने हाथ पीछे किए और आभा को 2 हाथ के इशारे दिए। उसने विकास से कहा, तुम्हें लगता है तुम्हें इम्पोर्टेंट समझकर मुंबई में ये एक्सपेरिमेंट करने भेजा गया था? अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं भेजते। तुमने शायद कब से अपने बॉस से बात नहीं की है ना? जानना चाहते हो मेरी इस बार की मिशन क्या है? मुझे नहीं जानना। विकास थोड़ा बेचैन हो गया। तुम यहाँ किसी भी मकसद से आए हो, आज तुम मरोगे। वो वेदांत के बहकावे में नहीं आना चाहता था, लेकिन वेदांत की बातों ने उसके दिमाग और जजमेंट को थोड़ा हिला दिया था। जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाने वाला था, आभा अचानक वेदांत के पीछे से निकली और विकास की कलाई पर गोली मार दी। विकास की कलाई में गोली लगी और उसका हाथ ढीला पड़ गया। रिमोट कंट्रोल जमीन पर गिर पड़ा।